मैंने रिसेंटली एक यूपी पीसीएस जीएस 4 की कॉपी इवेल्युएट की और ऑनेस्टली देखने में केपल कॉपी बिल्कुल डिसेंट लग रही थी। कंटेंट भी था, आंसर्स भी लिखे हुए थे, लेकिन मार्क्स मार्क्स देख के आप शॉक हो जाओगे। इवन 100 के आसपास भी नहीं थे। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? इस कॉपी में जो मिस्टेक्स हैं वही मिस्टेक्स 90% एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। अगर आप भी जीएस 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आप भी अननोइंगली 30 से 40 मार्क्स लूज कर रहे हो। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही दिखाऊंगा और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको ये बताऊंगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और स्टूडेंट्स इसे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके इसको डिस्कस करते हैं। जो पहली सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं जीएस 4 पेपर में, वो होता है इररिलेवेंट इंट्रो या नॉन कंटेक्चुअल इंट्रो। मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, इंट्रोड्यूस आप कुछ और कर रहे हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफन सेलिब्रेटेड येट इट मे लीड टू मॉरल डिक्लाइन, एनालाइज। ये क्वेश्चन है। इस आंसर को स्टार्ट किया जा रहा है, इंडिया बिकम्स द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड सरपासिंग ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो ऐसे कंडीशंस में क्वेश्चन से इस चीज़ का कोई लिंक ही नहीं है। ज़बरदस्ती इसको करंट के साथ जोड़ने की कोशिश करी गई है, ठीक है। जबकि इस तरह के क्वेश्चंस का इंट्रो जो होना चाहिए उसमें आपको एकदम प्रिसाइज होना पड़ेगा, टू द पॉइंट बताना पड़ेगा। अब अगर यहाँ क्वेश्चन में बात किया जाए तो इंट्रो यहाँ पे होना चाहिए, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव्स व्हाट, इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज। हाउएवर इफ नॉट गाइडेड बाय मॉरल वैल्यूज इट मे लीड टू मॉरल डिक्लाइन। ये हुआ आपका सही इंट्रोडक्शन। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन अंडरमाइन सोशल हार्मनी, व्हाट एथिकल प्रिंसिपल्स शुड एक्ट एज गाइडिंग नॉर्म्स। अब इसका इंट्रोडक्शन आप देखिए। इस क्वेश्चन में इन्होंने स्टार्ट किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंश्राइंड इन आर्टिकल 19 एक्सेट्रा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कनेक्ट किया है। बट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने सिर्फ यहां से एक कीवर्ड पकड़ा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। चीजें क्या है, हाउ इट कैन अंडरमाइन सोशल हार्मनी, क्वेश्चन ये है। तो इंट्रो का इस जो क्वेश्चन है उससे इस इंट्रो का कोई लेना देना ही नहीं है। इट इज काइंड ऑफ अ वीक इंट्रो। ये कैसा इंट्रो है? वीक है। सो इसमें रिमार्क सिंपल सा आएगा, इंट्रो नॉट एज पर द क्वेश्चंस डिमांड। इंप्रूव कैसे करेंगे, वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट बी गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट करना है इस तरह से, वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट बी गाइडेड बाय एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, एंड्स आर चूजन बाय रीजंस बट मींस आर टेस्टेड बाय एथिक्स, और कीवर्ड है एग्जामिन। क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को देखिए, अनफेयर मींस कैन नेवर लीड्स टू राइट एंड्स। अब देखिए यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में इन्होंने कोटेशन तो अच्छा यूज किया है, बट ये इंट्रो फिर भी कंटेक्चुअल नहीं है। मतलब जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उसे थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे? लिंक योर इंट्रो बाय गुड गवर्नेंस विच रिक्वायर्स रैशनल गोल्स, और इसके साथ साथ एथिकल मेथड्स। अगर ये दो चीजें हमने साथ में जोड़ दी होती तो ये इंट्रोडक्शन हमारा अच्छा हो जाता, ठीक है। और जो मार्क्स हमें इस क्वेश्चन में इन्होंने देखे, लगभग इन्होंने सब कुछ सही लिखा है, एग्जाम्पल्स भी सही दिए हैं, बट इसके बाद भी इनके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम है। देखिए 4.5 आउट ऑफ 12। इसे हम 6 तक ले जा सकते थे अगर इंट्रो थोड़ा सा और बेहतर कर लिए होते। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, व्हाट इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इन सस्टेनिंग ट्रस्ट in governance and analyze the consequences of political alignment among civil servants। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने गड़बड़ क्या किया, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को पकड़ा और इसको डिफाइन कर दिया। इन्होंने क्या लिखा है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ फेवरनेस टुवर्ड्स, ठीक है। इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या है, बट इन्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ही नीड्स टू बी मोर प्रिसाइज। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मींस सिविल सर्वेंट्स रिमेन्स। इसमें 3 कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको इसमें ऐड करने ही है। जैसे नॉन पार्टीजनशिप,
अनबायस्ड होना चाहिए, डिटैच्ड फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा सावधान रहना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी वाले क्वेश्चन की, जो अभी डिस्कस किया आपके साथ इंट्रोडक्शन में, तो इसके कंक्लूजन में जनरली लोग क्या करते हैं, जेनेरिक कंक्लूजन्स देके अपने आंसर को एंड कर देते हैं। जैसे इन्होंने दिया है, thus we can say that public neutrality is pivotal in effective public service delivery। बट अगर हमें इस कंक्लूजन को इम्प्रूव करना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, इट्स इरोजन लीड्स टू, कुछ पर्टिकुलर रीजंस देंगे कि इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन, बायसनेस, वीकेंड गवर्नेंस, है ना। ये 3-4 पॉइंट्स आएंगे जो इसको और ज़्यादा कंक्लूजन को इम्प्रूव करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कांट्स डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्रिंसिपल इन सर्विसेज। इस आंसर के हम कंक्लूजन को देखें तो इस आंसर को इन्होंने कंक्लूड किया है, thus Immanuel Kant's doctrine of great importance to civil servants if understand and implement in their duty effectively। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे इनके सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। बट अलॉन्ग विद दैट ये जो इनका कंक्लूजन है ये बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक है, कंक्लूडिंग रिमार्क। इसे अगर इम्प्रूव करना है तो हमें फिर आगे कुछ ना कुछ सोल्यूशंस देने होंगे। कंक्लूड बाय स्टेटिंग दैट इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस। कंक्लूडिंग रिमार्क जब भी आएगा तो आपको चीज़ें क्या करनी है, या तो पूरा आंसर को आपको समराइज करना है 2 लाइन में, या फिर आपको फ्यूचरिस्टिक बात करनी है, या सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, या जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, it is injurious to both the personal life and the work life, how can it be controlled। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल है, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके जैसे इन्होंने आंसर लिखा है, आप देखिए इन्होंने सारे पॉइंट्स जो दिए हैं ये एकदम वैलिड पॉइंट्स देते जा रहे हैं। कुछ डायमेंशंस मिसिंग है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी इस वीडियो में। बट अभी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए इन्होंने इस कंक्लूजन को कैसे एंड किया है। हाँ, thus the use of aforementioned techniques can certainly aid one to control his anger। तो अगर इस कंक्लूजन से आप देखिए तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि दिस कंक्लूजन इज वेरी वीक और इट इज वेरी जेनेरिक। इसे इंप्रूव कैसे करेंगे, इंप्रूव योर कंक्लूजन बाय स्टेटिंग दैट एंगर व्हेन रेगुलेटेड थ्रू अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन बिकम्स अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। मतलब इन्होंने एंगर को भी, इसे अगर हमें इंप्रूव करना है तो मैं बताना होगा कि एंगर जो है हमेशा नेगेटिव ही नहीं है, अगर हम इसे डिसिप्लिन्ड वे में कंट्रोल करके यूज करें तो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी हो सकता है। करेक्ट। अब देखिए जो तीसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, डायमेंशंस को कवर ना करना। अगर आप अपने आंसर्स में बहुत सारी चीजें छोड़ते जा रहे हैं बीच बीच में और सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे और आप 50% की सीलिंग जो कि क्रॉस करना एथिक्स के पेपर में बहुत आसान होता है उसमें भी आप काफ़ी नीचे रह जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज पुअर वर्क कल्चर अफेक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एनालाइज द कॉजेज ऑफ पुअर वर्क कल्चर एंड सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए एज सच इंट्रोडक्शन इनका वीक ही है, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे लिखना है ये मैं मतलब क्या इंप्रूवमेंट करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का एक सटीक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो काइंडली बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने सारे डायमेंशंस ये देते हुए जा रहे हैं, जितने इनको समझ में आ रहे हैं इन्होंने डायमेंशंस दिए हैं, जैसे लैक ऑफ इंसेंटिव्स दे दिया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दे दिया, टेकिंग ब्राइब दे दिया, नो सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज़ भी लिख दिया इन्होंने। बट इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जैसे अकाउंटेबिलिटी छोड़ गए, इनएफिशिएंसी एंड डिले छोड़ गए, इरोजन ऑफ इंटीग्रिटी, लो पब्लिक ट्रस्ट, डीमोटिवेशन ऑफ ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो आंसर लिखा गया है ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू लूज मार्क्स।
इसके बाद आप देखिए, इन्होंने कॉजेज ऑफ पुअर वर्क कल्चर जो इन्होंने बताया, इन्होंने 2 पॉइंट्स लिख के छोड़ दिए, नो फियर एंड सैलरी। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लैक ऑफ लीडरशिप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आउटडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, एक्सेट्रा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने लिंक किया है, इंट्रो ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस में इन्होंने सारे डायमेंशंस को कवर नहीं किया। जैसे अकाउंटेबिलिटी की बात करी, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, हाउ की बात करी, हु की बात करी, राइट। बट इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए, जैसे स्कोप हो गया, नेचर हो गया, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें जो आप छोड़ जा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके मार्क्स के ऊपर ये कॉस्टिंग होगी ही होगी। अब जैसे न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के बीच में डिफरेंस करना है, तो सारे डायमेंशंस कवर करने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, फोकस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अप्रोच क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या है। अगर इतनी सारी चीज़ें आप देखते हुए चलोगे तो चीज़ें सिंपली सॉल्व हो जाएंगी। इस वीडियो के एंड में हमें 3 चीज़ें, आपको अपना जीएस पेपर 4 का जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है जो आपको बहुत इफेक्टिव बनानी है। पहली चीज़, इंट्रो। अगर आपको अच्छा इंट्रो लिखना है तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक करिए और क्वेश्चन में जितने भी कीवर्ड्स मिलेंगे आपको, क्वेश्चन में कीवर्ड्स को फाइंड आउट करिए और उन कीवर्ड्स को जोड़ के आप सेंटेंस बनाइए। वही सेंटेंस आपका इंट्रोडक्शन होगा। कोशिश करिए कि ऐसा आप कर पाएं। दूसरा प्रॉब्लम आता है कंक्लूजन। जैसा मैंने बताया, कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन लिखने के 2-3 तरीके हैं। जैसे पहली चीज़ आप ये बताइए, या जो भी आपने क्वेश्चन लिखा है उसकी एक शॉर्ट समरी बना दीजिए, ठीक है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, या कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके उस क्वेश्चन को एंड करिए, या फिर कोई डेटा या फैक्ट या करंट के साथ चीज़ों को लिंक कर दीजिए। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट इनके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके डायमेंशंस। आपको यूज़ करना है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज़ करने का मतलब ये है कि जितने भी टाइप के अप्रोचेज हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, है ना, ये सारे डायमेंशंस को आपको कवर करना है। और ये ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप किसी तरह बचा ले जाएं तो जीएस पेपर 4 में आप 200 में से कम 120, 125 तक ला सकते हैं। अगली गलतियों के बारे में और अगले क्वेश्चंस पे डिस्कस करना हो तो कमेंट करिएगा आंसर, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूं आपके लिए। थैंक यू।